तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अंबरीश और आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता केवीएस एनवीएस ईएमआरएस मेंस हिंदी की कक्षाएं। साथियों जीडीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एलटी ग्रेड केवीएस एनवीएस ईएमआरएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीआईसी प्रवक्ता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहां पर भी हिंदी साहित्य से संबंधित मेंस के सवाल डिस्क्रिप्टिव पूछे जाएंगे, उत्तर आपको ऐसे लिखना होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेके आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं वो फटाफट एक बार लाइक कर दें और आ जाए कमेंट बॉक्स में अपनी कॉपी और कलम को उठा लीजिए। तो चलिए देखते हैं कितने साथी हमारे आ चुके हैं। सबका स्वागत करते हैं। चलिए तो साथियों आज का जो एपिसोड है वो हमारा आदिकाल पर आधारित है। आदिकाल में हम लोग आज चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास पर, मुख्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में किस रचनाकार की किस प्रकार की भूमिका रही है। ठीक है, तो बीच में 2-3 दिन के लिए क्लासेस आप सबकी नहीं हो पाई थी आज चर्चा करेंगे और आज हमने क्लास को फिर से शुरू किया है। तो अभी भी जो साथी आ रहे हैं वो जुड़ जाएं फटाफट और वीडियो को आप साझा कर दीजिए कि जो साथी अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएंगे जिससे। चलिए एक बार आप लाइक कर देंगे वीडियो को तो मालूम चल जाएगा कितने साथी आ चुके हैं। आज का जो सवाल है उसको हम सबसे पहले स्क्रीन पे आपके लिख देते हैं। प्रयास ये करेंगे कि 2-3 सवाल आज हम लोग करें। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन पर एक जो सवाल काफी महत्वपूर्ण बनता है आप लोगों के लिए, उसकी चर्चा करते हैं। सवाल बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन परंपरा में योगदान बताइए। अब इस सवाल को अगर आप थोड़ा ध्यान से समझें, सवाल बेहद आसान है लेकिन इसका रूप बदल सकता है थोड़े से अंतर के साथ। अगर यहां यह पूछ लिया जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास लेखन परंपरा में स्थान निर्धारित करिए, अगर इसी सवाल में पूछ लिया जाए कि उनकी जगह क्या है इतिहास लेखन परंपरा में बताइए, तो हमें तुलनात्मक रूप से इसका उत्तर देना होगा। और अगर जगह प्लेस न पूछ के केवल यह पूछा जाए कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में उनका योगदान बताइए, तो उनकी व्यक्तिगत जो उदाहरणाएं हैं, जो उनका योगदान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है इतनी बात? पूरा समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए अब इसका उत्तर लेखन करेंगे। जब हम इसका उत्तर लेखन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसके उत्तर लेखन को हम कितने भागों में तोड़कर लिख सकते हैं, यानी कितने पैराग्राफ्स इसमें हम बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास, फिर परंपरा और फिर योगदान, यानी 3 पार्ट। पहला आपकी भूमिका और लास्ट में आपका निष्कर्ष। यानी इस सवाल को हम 5 भाग में तोड़कर इसका जवाब लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानवतावादी आलोचक एवं समाज शास्त्रीय
दृष्टिकोण के परिपालक इतिहासकार हैं। उन्होंने आचार्य शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि को तार्किक मानदंडों पर कसकर नवीन अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। अब इसमें हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भी अवधारणाएं हैं उसको स्पष्ट कर दी। अब बात करेंगे कि उन्होंने कितनी रचनाएं की जो इतिहास से संबंधित थी ना। तो उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका, द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लिखा। ठीक है, ये तो सामान्य चर्चा हमने कर दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब हम इसके आगे जो शुरुआत करेंगे वो थोड़ा विशिष्ट शुरुआत करेंगे। अब यहां तक तो हम समझते हैं कि यार मुझे मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन अब जो हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा अलग कर देंगे, और ये जो अलग करके छात्र लिख देगा, प्रतियोगी लिख देगा, उसका अंक यहां पर बढ़ जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का दृष्टिकोण समग्रतः परंपरावादी कहलाता है। दृष्टिकोण परंपरावादी कहलाता है। पश्चिमी इतिहास में इतिहास चिंतन में तेन के प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का विरोध हडसन ने
किया। अब वही प्रत्यक्षवाद जिस दृष्टिकोण पे हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले रामचंद्र शुक्ल जी लिख चुके थे, अब हडसन ने किया था। प्रत्यक्षवाद परंपरा व इतिहास के प्रभावों को नजरअंदाज करता है। क्या करता है कि प्रत्यक्षवाद, यहां लिख देंगे, प्रत्यक्षवाद परंपरावाद व, अब एक बार ये बताइए कि रेड जो लिख रहा हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रत्यक्षवाद परंपरावाद व इतिहास के प्रभावों को, व इतिहास के प्रभावों को नजर अंदाज करता है। ठीक है, अब आप पूरी बात को समझ लीजिए। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जब लिखते हैं तो वो लिखते हैं प्रत्यक्षवाद पर, और उनका प्रत्यक्षवादी जो थ्योरी थी वह किस पर आधारित थी? तेन पर आधारित थी। उनकी विचारधारा को और उनके इतिहास लेखन को तार्किक तरीके से खंडित करने का काम हडसन ने किया। और हडसन ने क्यों किया? क्योंकि हडसन ये कहते हैं कि प्रत्यक्षवाद परंपरावाद इतिहास के प्रभावों को नजरअंदाज करता है। ठीक है, इसी अवधारणा को आधार बनाकर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करते हैं, वहीं अपने इतिहास की निर्मिति करते हैं। ठीक है, ये अगर बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा तो बड़े सवाल का जवाब हम, माने 200 शब्दों में अगर सवाल पूछा जाएगा तो हम इस तरीके से उसका लेखन करेंगे। क्लियर है? अब यहां तक तो आपको पूरी चीजें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि उनका स्टैंड क्या है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार का इतिहास लेखन कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर के व्यक्तित्व में कबीरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीरदास के यहां की अखड़ता गोरखनाथ के यहां से आया
आयातित है गोरखनाथ के यहां से आयातित है और सूर साहित्य में विद्यापति और जयदेव की परंपरा का विकास दिखता है। जयदेव की परंपरा का विकास दिखता है। ठीक है, शुक्ल जी वर्गीकरण पर बल देते हैं, वहीं द्विवेदी जी समग्रता पर बल देते हैं। शुक्ल जी भक्ति काल को सगुण निर्गुण पुनः संत काव्य सूफी काव्य राम काव्य कृष्ण काव्य के रूप में वर्गीकृत करते हैं। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसे भक्ति आंदोलन के रूप में समग्रता से ग्रहण करते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए आप कि ये जो आंसर है, इस आंसर मैंने जो अभी ये मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, इस बोर्ड मैटर को अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से आपको जुड़ना पड़ेगा, जो कि अल्टी मेंस का केवीएस ईएमआरएस इन सब का जो मेंस का है, उस मेंस का निशुल्क टेलीग्राम है। उस पर ये बोर्ड मटेरियल का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, और पहला मॉडल पेपर 20 सवाल का आयोग की कॉपी के साथ भी अगर आप चाहते हैं तो वहां आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे मेंस के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संपूर्ण साहित्य को शुक्ल जी के अनुसार 4 कालों में बांटा, परंतु
आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण वाले तर्क का खंडन किया। शुक्ल जी के द्वारा बताई गई 12 रचनाओं के उदाहरणों की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आदिकाल नाम ही उपयुक्त माना। वहीं आदिकाल से पूरे इतिहास की सीमा भी तय की। ठीक है। शुक्ल जी का इतिहास। अब देखिए किसने इतिहास लिखा और उसके इतिहास का दृष्टिकोण क्या था। ठीक है। तो शुक्ल जी का इतिहास काव्य शास्त्रीय एवं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण का समन्वय है। वहीं द्विवेदी जी समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण, समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल देते हैं। अशोक के फूल नामक निबंध में वे अशोक के फूल नामक निबंध में वे मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, इस बात को निर्धारित करते हैं। कहा कबीर की भाषा को शुक्ल जी अनगढ़ कहते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं या भाषा का
बादशाह कहते हैं। शुक्ल जी ने आदिकाल, शुक्ल जी ने नाथ, सिद्ध, जैन परंपरा को सांप्रदायिक साहित्य मानकर, सांप्रदायिक साहित्य मानकर शिष्ट साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया था। फिर वो हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पर अपना मत रखते हुए कहते हैं कि इस प्रकार यदि हम दृष्टिकोण रखेंगे तो समूचे भक्ति काल में कुछ नहीं शेष रहेगा। उपन्यास की क्लास ऐप पर चलती है, आपको नहीं मिल रही है तो टेक्निकल टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। भक्ति काल का उदय शुक्ल जी प्रत्यक्षवादी परंपरा के आलोक में करते हुए भक्ति काल का उदय, भक्ति काल का उदय क्या कहते हैं वो, इस्लाम इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया बताते हैं। इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया बताते हैं। आक्रमण की प्रतिक्रिया बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 7वीं 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की भक्ति परंपरा का
स्वतः स्फूर्त विकास मानते हुए शुक्ल जी के मत को सोलह आना में 4 आना ही महत्व देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने पूरा लगभग बता दिया। इसके बाद शुक्ल जी की जो एक मान्यता है और उनकी मान्यताओं की क्या सीमा है वो लिखेंगे यहां पर हम। यानी द्विवेदी जी के इतिहास का आलोचनात्मक पक्ष। अब उनके जो इतिहास लेखन है उसका आलोचनात्मक पक्ष क्या क्या रहा? वो परंपरा पर अधिक बल देते हैं। परंपरा पर अधिक बल देने के कारण युगीन प्रभाव कम हो जाता है। ये उनकी सीमा है या समस्याएं हैं। समग्रता पर बल देने के कारण वैज्ञानिकता ओझल हो जाती है। इसके बाद द्विवेदी जी शुक्ल जी की दृष्टि के पूरक या व्याख्याता के रूप में भी दिखाई पड़ते हैं। यह हमारा उत्तर अब पूर्ण हो गया। अब इसमें हम जो बात करेंगे वो अंत में पूरी परंपरा की बात कर देंगे। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी की मान्यताओं का विश्लेषण करते हुए या तो उसे स्वीकार किया या नया तथ्य प्रस्तुत किया। इस प्रकार द्विवेदी जी शुक्ल जी की ऐतिहासिक
दृष्टि के पूरक माने जा सकते हैं। तो ये आपने उत्तर पूर्ण कर दिया। ठीक है, अब चलिए अगले उत्तर पे लिखते हैं। अब जैसे सवाल पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा में समकालीन जो इतिहास लिखे गए उनका क्या औदार्य है, उनकी क्या स्थितियां हैं, प्रमुख इतिहासकारों के विषय में आप बताइए। तो उसको देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के समकालीन प्रयासों पर टिप्पणी लिखें। अब देखिए, मैं जो सवाल लिखा रहा हूं वो इस तरह लिखा रहा हूं कि वो आपका कोई भी सवाल आ जाए, यानी एक सवाल में दो दो तीन तीन सवाल शामिल हैं। अब इसमें बच्चन सिंह का इतिहास आ जाए, रामविलास शर्मा का इतिहास आ जाए, जो भी समकालीन प्रयास हुए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में, उसमें कोई एक भी आ जाए या ये पूरा आ जाए, पूरा आप लिख सकते हैं। और कभी भी जब हम इन सवालों के जब आप लिखते हैं, देखते हैं, तो हमें समग्रता में सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो पूछा गया है उतना ही लिखना है। इसमें समग्रता से ज्यादातर और महत्वपूर्ण लोगों की चर्चा करना है। लेकिन जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है कि केवल एक ही इतिहासकार के विषय में आपसे पूछा जाए ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में औपचारिक लेखन हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद महत्वपूर्ण समकालीन समस्याओं को इतिहास की नजरों से दिखाने एवं मूल्यांकन के प्रयास हुए। अब प्रमुख इतिहासों की बात करेंगे।
प्रमुख इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा 750 से 50 तक का जैसे अभी इसी में आगे हम और बात करेंगे। जैसे एक सवाल यहां और बन सकता है कि आदिकाल की समय सीमा किसने क्या मानी है, यानी आदिकाल की समय सीमा किसने क्या निर्धारित की है, तो यहां पर भी यह सवाल बन सकता है। 750 से 1750 तक का इतिहास है। भक्तिकाल का नवीन नामकरण यथा निर्गुण काव्य को संत काव्य, निर्गुण काव्य को संत काव्य और प्रेमाश्रयी धारा को प्रेम काव्य कहा। वीर गाथा काल के स्थान पर काल को संधि काल एवं चारण काल कहा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। अब ये जो है एक पर हमारी चर्चा हो गई, यानी राम कुमार वर्मा पर चर्चा हो गई। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब इसमें हमें याद रखना है कि बहुत ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं देनी, क्योंकि हमें ज्यादातर जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको इसमें इंक्लूड करना है। तो छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण जानकारियां उनकी विशिष्ट हैं उसी पर हमें चर्चा करनी है। इसमें इतिहास लेखन की विशिष्ट वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया गया, जिसमें प्रत्यक्षवाद को महत्व दिया गया,
ठीक है। शुक्ल के सूफी काव्य को मसनवी काव्य कहने का खंडन किया। अति वैज्ञानिकता के कारण काल विभाजन व नामकरण दोष बन गया है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास यह संदर्भ ग्रंथ के रूप में महत्व रखता है। यह इतिहास बोध से च्युत है। इसमें आधुनिक काल का विभाजन महत्वपूर्ण है, जहां जागरण, नवजागरण काल, जागरण सुधार काल आदि नवीन दृष्टिकोण मिलते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह बच्चन सिंह मानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन
शुक्ल जी के समर्थन या आलोचना में ही लिखा गया है। इसलिए उन्होंने दोनों धारणाओं से मुक्त रहते हुए हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामकरण अपने ग्रंथ का उन्होंने कहा कि या तो लोग समर्थन में लिखते हैं या तो विरोध में लिखते हैं, मैं इन दोनों से अलग काम करूंगा, इसलिए मेरे इतिहास का नाम ही हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास होगा। उनका काल विभाजन एवं नामकरण नवीन दृष्टिकोणों से प्रभावित है। अब देखिए, जैसे मैंने सभी इतिहासों के विषय में आपको बता दिया, लिखा दिया। अब हो सकता है कि केवल एक ही इतिहास के विषय में पूछ लिया जाए, बच्चन सिंह के इतिहास पे टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, तो आप बच्चन सिंह के इसी बात को और जो हमने केवल की पॉइंट्स लिखाया है उसको आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनका काल विभाजन नामकरण दृष्टिकोण नवीन दृष्टिकोण से प्रभावित है। वो क्या करते हैं, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, वे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल नामकरण को भ्रामक मानते हैं, भ्रामक मानते हैं और आदिकाल का नाम बाबा आदम के जमाने का बोध कराता है। आदिकाल नाम बाबा आदम के जमाने का बोध कराता है, ऐसी मान्यता उनकी है। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का नाम दिया। ऐसी मान्यता को बताते हुए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नामकरण करते हैं। मध्यकाल नहीं कहना चाहिए, भक्तिकाल को मध्यकाल कहना
कहना उनके अनुसार जकड़ी हुई मानसिकता का वो कहते हैं जैसे मध्य, मध्य का मतलब बीच, ऊपर से भी दबा है नीचे से भी दबा है, तो इसलिए नामकरण ही उचित नहीं है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहना उत्तर मध्य काल कहना गणितीय खेल का परिचायक है। रीति मुक्त धारा को रीति मुक्त धारा नामकरण को रीति से मुक्त नहीं मानते। बिहारी को क्लासिकल कवि मानते हैं। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण थे बच्चन सिंह के इतिहास से। अब जो इतिहास है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे वो है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा का इतिहास वो समाजवादी, इतिहास बोध समाजवादी, यथार्थ बोध पर आधारित है। यथार्थ बोध पर आधारित है जो मार्क्सवाद से प्रभावित है। कोई स्वतंत्र इतिहास लेखन न होते हुए भी उनकी दृष्टि को उनके आलोचनात्मक लेखन से समझा जा सकता है। समझा जा सकता है। कबीर और तुलसी गहरे इतिहास बोध से संपन्न हैं। उन्होंने कबीर
और तुलसीदास को गहरे इतिहास बोध से संपन्न बताया। मध्यकालीन दौर में हिंदी जातीयता के निर्माण, हिंदी जातीयता के निर्माण को भी बताया। निर्माण को भी समझाया। वो लिखते हैं कि प्रेमचंद के इतिहास बोध को लेकर एक बड़ी बात उन्होंने कही कि 1915 से 1936 के 15 से 1936 तक का इतिहास यदि नष्ट हो जाए तो प्रेमचंद के कथा साहित्य से उसे ज्यादा प्रामाणिकता से लिखा जा सकता है। यानी इस दौर का इतिहास अगर विलुप्त भी हो जाए, समाप्त भी हो जाए, तो क्या होगा? वो प्रेमचंद के इस दौर की रचनाओं को अगर पढ़ लें तो इतिहास आसानी से लिखा जा सकता है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। इतिहास के स्थान पर उन्होंने साहित्य में इतिहास के स्थान पर वे परंपरा शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर स्वतंत्र रूप से भी रामविलास शर्मा से सवाल पूछा जाए तो भी हम आसानी से रामविलास शर्मा पर भी जवाब लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में हिंदी जाति की अवधारणा, उनकी महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण देन है। और हिंदी के काल विभाजन के संदर्भ में लिखते हैं, शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक शुक्ल जी का आदिकाल वास्तविक मध्यकाल है। हिंदी जनपदों के इतिहास सामंत काल है। हिंदी जनपदों का इतिहास सामंत काल है। वीरगाथा काल रीतिवाद का प्रथम उत्थान है। काल रीतिवाद का प्रथम उत्थान है। और उत्तर मध्यकाल रीतिवाद का द्वितीय उत्थान है। उत्तर मध्यकाल रीतिवाद का रीतिकाल का द्वितीय उत्थान है। तो ये स्टेटमेंट रामविलास शर्मा का है, शुक्ल जी के नामकरण और काल विभाजन के दृष्टिकोण से। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और यहां महत्वपूर्ण है। छायावाद को वो नगेंद्र के कथन के विरुद्ध बताते हैं। क्या बताते हैं? छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा। हां, कहीं कहीं मार्क्सवादी नजरिए के कारण उनका लेखन एकांगी हो जाता है। तो ये रामविलास शर्मा पर हमने बात कर लिया। अब एक और इतिहास पे बात कर लेंगे, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी
यह सहज एवं सरल भाषा में इतिहास समझ पैदा करने वाला संक्षिप्त इतिहास है। तो इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं पूछा जाएगा। नागरी पंचाणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नागरी पंचाणी सभा काशी के द्वारा। अब ये शुक्ल जी के इतिहास ढांचे को इसमें स्वीकार करते हुए 18 भागों में प्रस्तावित एवं 16 भागों में प्रकाशित इतिहास ग्रंथ है समग्रतः इसमें भी इतिहास बोध का समग्रता इसमें भी इतिहास बोध का अभाव है। अब अस्मिता मूलक विमर्श के इतिहास लेखन धर्मवीर भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, आदि दलित आलोचकों ने दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र और स्वानुभूति के प्रश्न
प्रश्नों पर इतिहास को समझने का दृष्टिकोण दिया है। इसके बाद सुमन राजे, सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, स्त्री विमर्श और आलोचना का दृष्टिकोण रखता है। इसमें स्त्री लेखिकाओं, कवियत्रियों, आदि को प्रमुखता दी गई है। पितृसत्ता का विरोध, स्त्री अनुकूलता, एवं अस्मिता के प्रश्न एवं स्त्री अनुकूलता एवं अस्मिता के प्रश्न, इसमें उठाए गए हैं। वहीं इतिहास बोध को प्रमुखता न देते हुए स्वानुभूति को महत्व दिया गया है। तो ये हमारा उत्तर पूर्ण हो गया। अब इसमें हम अपना कंक्लूजन पेश कर देंगे। समग्रतः कहा जा सकता है आचार्य शुक्ल ने इतिहास की जो नींव तैयार की उसे खंडित करने या पोषणे का कार्य समकालीन इतिहासकारों ने किया। समकालीन इतिहासकारों में रामचंद्र तिवारी ने,
हिंदी गद्य को अलग करके भी इतिहास दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। तो ये जितने भी समकालीन महत्वपूर्ण इतिहास हैं वो हम लोगों ने यहां पर कर लिए। अब 2-3-4 सवाल आपको मैं बता देता हूं जो मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उनसे वो पेपर में 100% संभावना है जो आएगी। वो क्या है? काल विभाजन, नामकरण, नामकरण की समस्या। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इतिहास दर्शन की समस्या, ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से भी सवाल पूछा जाता है। फिर इतिहास लेखन का आरंभ, विवाद, इस पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और साहित्य इतिहास के पुनर्लेखन का प्रश्न, के पुनर्लेखन का सवाल। अब ये जो पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट्स पर हम लोगों को अभी चर्चा करनी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये इतनी हम चर्चा कर लेंगे तो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एक दिन में मैं प्रयास करूंगा कि ये चारों टॉपिक समाप्त करके एक इकाई समाप्त कर दी जाए, फिर हम शुरुआत करेंगे आदिकाल पे। सर बिहार में डोमिसाइल वाले में कुछ कोट गया है, लोग प्लीज क्लियर करके बताइए। देखिए अभी तो जो उनका रूलिंग है वही रूलिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो बाकी अगर कोई सूचना मिलती है तो कल आपको दी जाएगी। ये जो पीडीएफ है ये अगर आप टेलीग्राम पे पाना चाहते हैं निःशुल्क, तो एक तो व्हाट्सएप करके हमारा टेलीग्राम लिंक ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वो ले सकते हैं। तो मैं अभी तुरंत ही इसको क्या कर रहा हूं, तुरंत ही मैं इसको भेज दूंगा ग्रुप पर, ठीक है, टेलीग्राम पर। तो वहां से आप निःशुल्क इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आदिकाल 4 के नाम से मैंने सेव कर दिया और ये सारे पेजेस आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। नंबर है 9628959237, जिसमें आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा और आपकी कॉपी भी चेक की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।